नमस्कार। कैसे हैं भाई साथियों सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे और जो आपका पेपर आने वाला है आप उसकी रणनीति में बिल्कुल सही दिशा से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आज जो टॉपिक लेने वाले हैं तो देखिए रोबोटिक्स पार्ट 2, क्योंकि रोबोटिक्स से जुड़ा हुआ पहला पार्ट मैं आप सभी के सामने ले चुका था और उम्मीद करता हूं कि आपने उसे पूरी तरह से सही तरीके से पढ़ लिया होगा। और आज हम उसका लेंगे पार्ट 2। जो भी हमने कहा भी था उस दिन कि रोबोट, जो इंपॉर्टेंट रोबोट्स जो हमारी डेली लाइफ में उपयोग होते हैं, या भारत का डीआरडीओ किसको इस्तेमाल कर रहा है, या कुछ फेमस रोबोट्स जिन्होंने इस पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी, और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इन पर नियंत्रण रखती हैं या इनकी कार्रवाई को आगे बढ़ाती हैं। तो आज का पूरा सेशन इसी पर डेडिकेट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रोबोटिक्स पार्ट 2। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं रोबोटिक्स में जो सबसे पहला कंटेंट आपके सामने एक शब्द आ रहा है, और वो शब्द किससे जुड़ा हुआ है? ग्रे ऑरेंज। देखिए भाई, ग्रे ऑरेंज क्या होता है? तो देखिए आपके सामने कुछ डिवाइसेज आपको दिख रही होंगी और इस पर आपको नाम दिख रहा होगा ग्रे ऑरेंज। देखिए सबसे पहले क्या है ग्रे ऑरेंज? 2011 में भारतीय तकनीक की एक समूह द्वारा स्थापित कंपनी, भारत की सबसे बड़ी रोबोटिक प्रौद्योगिकी कंपनी है। देखिए होता क्या है कि ग्रे ऑरेंज भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी कंपनी तरह तरह के रोबोट्स डिजाइन कर रही है, तो वो कंपनी कौन सी है? ग्रे ऑरेंज। कई बार क्या होता है कि हमारे सामने कुछ ऐसे शब्द आते हैं कि ग्रे ऑरेंज क्या है, तो भाई हम इसमें लग जाते हैं कि ग्रे भी एक कलर है, ऑरेंज भी एक कलर है, तो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में आप पहुंच जाते हैं। कहीं आप ऑरेंज रिवॉल्यूशन की तरफ चले जाएंगे, ग्रे रिवॉल्यूशन की तरफ चले जाएंगे, लेकिन नहीं, ग्रे ऑरेंज आपके रोबोटिक्स से जुड़ी हुई सबसे बड़ी इंडियन कंपनी है जो भारत में विभिन्न प्रकार के रोबोट्स को डिजाइन करती है और उनका प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अब हम आते हैं। रोबोटिक्स में अन्य भारतीय स्टार्टअप कंपनियां, इसके साथ साथ बेटा भारत में एसीमोव रोबोटिक्स, I2U2 रोबोट्स और शस्त्र रोबोटिक्स इंडिया, ये सभी भारत में लगातार रोबोट्स के क्षेत्र में उभरती हुई कंपनियां हैं, इसीलिए हम इन्हें स्टार्टअप के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इसी को हम बुलाते हैं AICRA। AICRA का फुल फॉर्म क्या है बेटा? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमोशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमोशन। अब हम देखते हैं AICRA वैश्विक स्तर पर रोबोटिक्स और स्वचालन के मानकों को निर्धारित करने वाली एक गैर लाभकारी संस्था है। देखिए भाई, हमारे यहाँ कई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो नॉन बेनिफिशियरी होते हैं। एक प्रकार से आप इन्हें एनजीओ समझ सकते हैं, लेकिन एनजीओ प्रॉपर नहीं होते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ता है, और नॉन बेनिफिशियरी है। जैसे आप लोगों के यहाँ कई भ्रष्टाचार सूचकांक जारी होता है, जो करप्शन इंडेक्स जारी होता है, तो वो भी भाई किस संस्था के द्वारा किया जाता है? जो एक गैर लाभकारी संस्था है। तो नॉन बेनिफिशियरी ऑर्गेनाइजेशन जिनका कोई लाभ कमाना कोई उद्देश्य नहीं होता, और ऐसे ही बेटा नियम किस ऐसी संस्थान के द्वारा जारी की जाते हैं? AICRA। ये क्या करेगा कि आखिर पूरे विश्व में समय समय पर ऐसे लेख जारी करेगा, ऐसे समय समय पर सूची जारी करेगा, ऐसे समय समय पर सर्वे जारी करेगा, जो ये बताएगा कि रोबोटिक्स के क्षेत्र में कितना कुछ किया जा सकता है, क्या उसकी लिमिटेशंस है, क्या उसकी बाउंड्रीज है। ऐसा तो नहीं कि कोई रोबोट्स इस टाइप से डिजाइन किया जा रहा हो जो रोबोटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल का वायोलेशन कर दे और उन नियमों से आगे बढ़ जाए। तो ये सब बेटा इसके लिए भारतीय कंपनी जो इन पर नियम बनाती है या उनके स्टैंडर्ड्स फॉर्म्स करती है, वो हमारी कौन सी है? AICRA। क्योंकि अभी तक रोबोटिक्स के क्षेत्र में भारतीय कोई भी संस्थान एक प्रॉपर कंट्रोल की दिशा में अभी तक कोई बड़े पैमाने पर काम नहीं कर रही है। रोबोटिक्स की क्षेत्र अभी तक भारत में कैसा है? ओपन नेटवर्क है, जिसमें जो अपनी तरफ से डिजाइन कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस पर प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं लगाई जा रही है। और स्क्रूटनी लगाने के लिए ही AICRA, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इसी दिशा में कार्य करता है, जो समय समय पर स्टैंडर्ड बताएगा और थोड़ी नजर भी रखेगा कि आखिर बाकी सब दिशाओं में क्या क्या चल रहा है, भारत में किस तरह के रोबोट्स डिजाइन किए जा रहे हैं। तो ऐसी पूरी जानकारी कौन उपलब्ध करवाएगा? AICRA। चलिए अगला हम देखते हैं। यह उत्कृष्ट नेतृत्व मूल्यों को स्थापित करते हुए रोबोटिक्स और स्वचालन के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों और संगठनों की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है, सीधा सीधा फंक्शन हो गया इसका। हाल ही में टेक्नोक्सियन 2019 में अपने B2C इवेंट्स में AICRA ने एक टेक स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य सभी कंपनियों और टेक्नोलॉजी इनोवेशन में इंटरेस्ट लेने वाले नए लोगों को पुशअप करना है, आगे बढ़ाना। देखो
इसमें क्या लिखा हुआ है, B2C। B2C का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर्स। B2C का सीधा सीधा मतलब ही क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर्स। एक्चुअल में ये इवेंट किसके द्वारा आयोजित किया गया था, AICRA के द्वारा। और AICRA ने इसमें जो इवेंट लॉन्च किया था तो उसने प्रॉपर उन सभी कंपनीज को बुलाया था जो अपने रोबोटिक डिजाइन्स के द्वारा कुछ फायदा कमाना चाहते हैं। तो उन पर प्रॉपर स्क्रूटनी बताई गई थी, उन पर प्रॉपर तरीका बताया था कि आखिर कैसे आप कस्टमर से ज्यादा जुड़ सकते हैं और किन लिमिटेशंस को आपको याद रखना चाहिए जिससे रोबोटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल का वायोलेशन भी ना हो। तो ये पूरी बात है किसके द्वारा बताई गई थी, AICRA के द्वारा। और किस में बताई गई थी, जो रिसेंटली उसका एक प्रोग्राम हुआ था, इवेंट हुआ था। अब देखिए भाई, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। अब देखिएगा कि आखिर भारत में हमारी जो बेटा मंत्रालय है या संगठन है वो भी इन पर कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन AICRA कैसा था, एक प्राइवेट NGO टाइप का एक गैर लाभकारी संस्थान था। उससे पहले हमने ग्रे ऑरेंज कंपनी के बारे में पढ़ा जो भारत में बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स का उत्पादन करती है। अब हम देखते हैं सरकारी प्रयास कि आखिर गवर्नमेंट इन सेक्टर्स पर कैसे स्क्रूटनी करती है, कैसे ओवरवॉच करती है, कैसे इन पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो देखिए भाई, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, केयर। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, C का मतलब सेंटर हो गया, AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और R का मतलब क्या है, रोबोटिक्स। और देखिए यदि आपने हमारा MPPSC का सिलेबस देखा होगा तो हमारे MPPSC के सिलेबस में AI और रोबोटिक्स दोनों ही पार्ट रखे गए। तो अब आप समझ जाएंगे कि AI और रोबोटिक्स दोनों पर ही कंट्रोल करने का काम किसका होगा, हमारे केयर का, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। बेंगलोर अक्टूबर 1986 में स्थापित। देखिए इसकी स्थापना कब की गई है, अक्टूबर 1986 में। और कहां पर की गई है, हमारे कर्नाटक के बेंगलोर में। जाहिर सी बात है भाई, बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काफी आगे। और जब आप पढ़ते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की भी पूरी दुनिया हमारी कहीं ना कहीं शुरुआत कहां से हुई थी, बेंगलोर से। अब हम देखते हैं कि भाई आखिर इसकी स्थापना कहां पर की गई है, बेंगलोर में अक्टूबर 1986 में। केयर, देखिए भाई केयर एक किसके लैब की तरह काम कर रहा है, DRDO। याद रखना कि जो CAIR है या इसे हम केयर बुला सकते हैं, एक किसके अंतर्गत आता है, तो ये DRDO के अंतर्गत कार्य करता है। और एक प्रकार से DRDO के लिए कैसे काम कर रहा है, प्रयोगशाला के तौर पर। मतलब वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को या नए इन्वेंशंस को या नई पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं इधर पर आकर। ठीक है, तो देखिए भाई केयर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक प्रयोगशाला है जिसकी स्थापना, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका कहां पर हुआ था, आरोग्य स्वामी पॉलराज के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना करने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, आरोग्य स्वामी पालराज। तो देखिए भाई आरोग्य स्वामी पालराज जो हमारे व्यक्ति हैं, ये वास्तव में इन्होंने रोबोटिक्स और AI के क्षेत्र में पहली बार आगे बढ़ने के लिए बड़े पैमाने पर, चूंकि इस पर प्रशासनिक नियंत्रण जरूरी था, प्रशासनिक समर्थन जरूरी था, और इसी के लिए एक सरकारी संस्थान के रूप में किसकी स्थापना की गई है, CAIR रक्षा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए प्राथमिक प्रयोगशाला है। तो देखिए एक केवल और केवल AI और रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम जरूर करता हो, लेकिन इसका प्राइमरी टारगेट क्या होता है, डिफेंस। इसका प्राइमरी टारगेट क्या है, भारत की सुरक्षा, क्योंकि हमारे DRDO का गठन ही इस उद्देश्य से किया गया था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आज भी आप देखिए भारत में जितने भी कई अस्त्रों का निर्माण होता है, कई शस्त्रों का निर्माण होता है, तो इन सब में DRDO की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और DRDO के साथ ही याद रखिए DRDO के एक अनुषांगिक प्रयोगशाला के तौर पर कौन काम कर रहा है, CAIR, सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। क्लियर हुई ये बात। तो देखिए भाई इसके भले ही रोबोटिक्स या AI के क्षेत्र में काम करेगा, लेकिन इसका टारगेट क्या होगा, हमारी भारत की सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। इसके बाद अब हम अगला देखते हैं, संगठन की कुछ उल्लेखनीय परियोजनाएं। अब देखिए आखिर जो CAIR संगठन है उसने भारत में कैसे कैसे रोबोटिक्स और AI को मिलाकर भारत की डिफेंस के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण रोबोट्स को दिया है। और चलिए अब हम देखते हैं कि वो महत्वपूर्ण रोबोट्स वर्तमान में हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। नेत्र, देखिए भाई नेत्रा रोबोट,
नेत्रा या नेटवर्क यातायात विश्लेषण। एक्चुअल में नेत्रा बेटा किसका फुल फॉर्म है? नेत्रा का फुल फॉर्म हमें मिलता है नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। याद रखिए, जो नेत्रा है इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। क्योंकि हर एक क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए और पूछा जाए कि हमारे रोबोटिक्स के क्षेत्र में, एआई के फील्ड में आखिर नेत्रा क्या है। तो भाई याद रखिए, नेत्रा क्या है? नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। और एक किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो देखिए भाई, ये भले ही हम इतना लिख देते हैं कि इस सब में किसका योगदान है? डीआरडीओ का। लेकिन डीआरडीओ की जो सहायक संगठन है, जिसे हमने अभी अभी नाम दिया था CAIR, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, उसी के प्रोसेस से या उसी के सहयोग से कौन सा मिशन पूरा हुआ था? नेत्रा। चलिए भाई देखते हैं कि नेत्रा करता क्या है। ये वास्तव में प्रयोगशाला के, डीआरडीओ की एक्सपेरिमेंटल प्रयोगशाला वही थी CIR, उसके द्वारा तैयार किया गया एक सॉफ्टवेयर नेटवर्क है, एक सॉफ्टवेयर नेटवर्क है। यह भारत की घरेलू खुफिया एजेंसी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, मतलब रॉ। तो देखिए भाई, ये किस किस की मदद करेगा? घरेलू खुफिया कौन सी होती है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, या इसी को हम क्या बुलाते हैं? IB। तो ये IB की मदद करेगा, वहीं ये रॉ की भी मदद करेगा, के द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह पूर्व निर्धारित फिल्टर का उपयोग कर इंटरनेट यातायात का विश्लेषण करता है। जनवरी 2014 तक इसे देश भर में तैनात कर दिया गया था। एक्चुअल में क्या है कि ये पूरे देश के नेटवर्क में, चूंकि इंटरनेट टेक्नोलॉजी, आजकल कुछ भी कम्युनिकेशन होता है या सूचना इधर से उधर जाती हैं, तो वो सब किसके थ्रू जा रही है भाई? कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू। और उस कम्युनिकेशन नेटवर्क पर प्रॉपर स्क्रूटनी रखना, जिससे कोई भी संदिग्ध व्यक्ति का डेटा आम व्यक्ति से अलग किया जा सके। नेटवर्किंग की दुनिया में ट्रैफिक को ऐसा मैनेज करना जिससे जो संदिग्ध गतिविधियां हैं, हमारा नेत्रा सॉफ्टवेयर उसे उनसे अलग कर सके और उन्हें एनालिसिस कर उन संदिग्ध व्यक्तियों पर प्रति नजर रखी जा सके। तो ये पूरा बहुत शानदार टेक्नोलॉजी, शानदार नेटवर्क किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये तैयार किया है डीआरडीओ के केयर ने, और इसका नाम क्या रखा गया? नेत्रा। नेत्र मतलब क्या होती है? आंख। तो वास्तव में जो नेत्रा सॉफ्टवेयर है, ये नेटवर्किंग के सिग्नल्स में से उन ट्रैफिक को अलग करता है जो संदिग्ध है, और नेटवर्किंग में उन नेटवर्क को या सिग्नल्स को जाने देता है जो नॉर्मल है। और इस प्रकार स्क्रूटनी की जाती है, और इसके माध्यम से ये किन दो डिपार्टमेंटों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है? तो एक तो हमारी IB डिपार्टमेंट को और दूसरा रॉ डिपार्टमेंट को, क्योंकि इन दोनों एजेंसियों के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि ये इंटरनल सूचनाओं के आधार पर ये पता लगा सके कि भविष्य में क्या देश विरोधी गतिविधियां हो सकती हैं और कौन कौन से व्यक्ति इसमें संलिप्त है। तो ये पूरी जानकारी किसके द्वारा अलग कर दी जाती है? नेत्रा प्रोजेक्ट के द्वारा। चलिए अगला अब हम देखते हैं। अगला है, देखिए भाई, रोबोकॉप। रोबोकॉप में आपको एक प्यारी सी फोटो देखने को मिल रही होगी। ये हैदराबाद में तैनात कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को संभालने में सहायता करने के लिए एक पुलिस रोबोट है। देखिए भाई, कितना प्यारा सा ये रोबोट आपको दिख रहा है, और यदि आप देख सकते हैं तो इसके ऊपर मेक इन इंडिया का लोगो भी लगा हुआ है, और इधर पर आप देखिए इसके ऊपर भारत का झंडा भी लगा हुआ है। तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया था बेटा? हैदराबाद पुलिस व्यवस्था के लिए तैयार किया गया, और नाम में ही छुपा हुआ है रोबोकॉप। एक्चुअल में रोबोकॉप क्या है कि ये हाथों से ऑपरेट किया जाता है, मतलब एक फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअल है, और इसका रिमोट कंट्रोल कहीं ना कहीं स्विच किया जाता है। लेकिन इसका प्रमुख काम क्या होता है कि ये भीड़भाड़ वाले इलाकों में जा सकता है, और इसमें जो सेंसर्स लगे हुए हैं, उन सेंसर्स के आधार पर ये इंफ्रारेड, वायरलेस इंफ्रारेड के थ्रू स्कैन कर सकता है कि यदि कोई व्यक्ति इलीगल सामान लगाए हुए हैं या कुछ हथियार वगैरह, आर्म्स वगैरह लगाया हुआ है, या इसे चाहो तो ट्रैफिक में मैनिपुलेट कर सकते हो। तो रोबोकॉप केवल एक नहीं बनाया गया, इसके भविष्य के लिए ऑर्डर दिया गया ताकि और भी सहायक रूप में एक काम कर सके हैदराबाद पुलिस के लिए। तो देखिए भाई, कितनी प्यारी बात होती है कि एक तरफ तो हम देखते हैं तो हमारी MPPSC DSP के पदों पर भर्ती करती है, हमारा व्यापम होता है वो आपके SI MP पुलिस आयोजित करता है। ऐसे में एक रोबोट एक सहायक के रूप में काम कर रहा है। आप सोचेंगे कि भाई ये बिल्कुल TI बन के बैठ जाएगा, DS बन बैठ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। एक केवल कैसा काम करता है? एक सहयोगी के रूप में।
और रोबोकॉप को जिम्मेदारी दो की गई थी। एक तो कानून व्यवस्था को संभालने में, इसके थ्रू क्या करता है कि ये जो डेटा इधर से उधर हो रहा होता है उसे भी एनालिसिस करने पर नजर रखता है। और यदि हम इसके सेंसर्स का उपयोग करें तो इसमें जो सेंसर्स लगाए गए हैं वो इंटरनल इमेज को देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मेटल का सामान लगाए हुए उसे डिटेक्ट कर सकता है, और उसके साथ ही ये कहीं भी यातायात में हम चाहे तो इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज यूज किया जा रहा है। पूरी बात कर देते हैं कि रोबोकॉप क्या है। ये हैदराबाद में तैनात कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को संभालने में सहायता करने के लिए एक पुलिस रोबोट है। अगला हम देखते हैं राडा। अगला हमारा क्या आता है भाई, राडा। राडा का आप लोगो देख सकते हो। राडा कैसा दिखता है, ऐसा। ये व्यक्ति आपके सामने आधी रात में 2 बजे आ जाए तो आपको राडा नहीं बेटा भूत लगेगा। तो चलिए हम देखते हैं, सफेद कपड़े पहनकर आ गया, पीछे से लाइट और आ गई तो हमारी लाइट बुझ जाएगी। चलिए अब हम राडा की बात करते हैं। यह एक अद्वितीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, देखिए भाई इसमें हमने किसको और इंस्टॉल कर रखा है, एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें अच्छी खासी इनबिल्ट है, जिसे विस्तारा द्वारा, देखिए इसे किस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया था, विस्तारा, आपने हो सकता है विस्तारा एयरलाइंस का भी नाम सुनाओ, द्वारा विकसित किया गया है। जो कि आगे लिखा भी है, जो टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो देखो भाई विस्तारा किसके द्वारा तैयार किया गया है, टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच का एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है जो सरल कार्यों को स्वचालित करता है और ग्राहकों के अनुभव में सुधार करता है। एक्चुअल में टॉकिंग रोबोट होता है, जिससे आप सवाल पूछेंगे तो इससे जवाब मिलेंगे। ये अपनी मानवीय प्रतिक्रियाओं को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये कह सकता है हाउ आई मे हेल्प यू, ये सब बातें करेगा। लेकिन आप सोचे कि आपका मनोरंजन फुल टाइम करता रहे, तो ऐसा नहीं। एक्चुअल में जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको डायरेक्शन बताना, विंडो बताना, टिकट रिलेटेड इंक्वायरी बताना, सीट अवेलेबिलिटी बताना, ये सभी काम काफी जटिल होते हैं। और इनमें हम देखते हैं कि जब इंसान एक फंसा होता है तो बड़ा ही परेशान हो जाता है, क्योंकि इसका टिकट चेक करना, उसका टिकट चेक करना। वहीं पर ये जो रोबोट है ये आपके वॉइस कमांड को रिसीव करता है, और वॉइस कमांड को रिसीव करके जो आपकी इंक्वायरीज होती हैं, जो आपकी जनरल इंक्वायरीज होती हैं, उन सब का एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपको देता है। तो याद रखिए राडा, ये पूछा जा सकता है कि जो राडा रोबोट है ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो एयरलाइंस के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसे किस कंपनी ने तैयार किया था, विस्तारा ग्रुप के द्वारा तैयार किया गया। और सबसे बड़ी बात कि आखिर इसमें कौन कौन सी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसमें कितनी कंपनियां इन्वॉल्व हैं, 2। एक तो टाटा सन्स और दूसरा है आपका सिंगापुर एयरलाइंस, दोनों का कंबाइंड प्रोजेक्ट। अगला हम देखते हैं, भारत के प्रमुख रोबोट्स की बात आती है। अब आपके सामने एक रोबोट दिख रहा होगा जिसका नाम क्या है, ब्रेबो। कौन सा दिख रहा है बेटा, हमारे सामने एक रोबोट है जिसका नाम क्या है, ब्रावो। यह भारत का एक कंप्लीट पूर्णतः औद्योगिक रोबोट है। देखिए यह पहला इंडियन, याद रखिए सबसे बड़ी बात जो इसकी है जुड़ी हुई वो क्या है, फर्स्ट इंडियन। और ये किसके लिए डेडिकेट है, कंप्लीटली इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। इसका पूरा काम ही किससे जुड़ा हुआ, पहला पूर्णतः औद्योगिक रोबोट है जो इंडस्ट्री में, बेटा देखिए इसमें आपको दिख रही होंगी कि ये आर्म लगी हुई है, और ये आर्म वास्तव में कैसे काम करेगी, हमारी मशीनों के बीच में जो जटिल काम होते हैं उन जटिल कार्यों को आसान बनाने के लिए ही इसका निर्माण किया गया। क्योंकि मशीनरी में कई छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जब हम एक इंसान को उसमें इन्वॉल्व करते हैं तो अक्सर बेटा इंसान से, वैसे तो इंसान बहुत स्किल्ड हो जाते हैं, लेकिन जब कई बार उनमें मानवीय चूक होने की, गलती होने की संभावना बनी रहती। और ऐसे में टाटा कंपनी ने अपने मशीनों के कार्यों के सही संचालन के लिए, वो भी पूर्णतः एक्यूरेसी के साथ संचालन के लिए किस रोबोट को डिजाइन किया था, तो ये था ब्रावो रोबोट। यह भारत का पहला पूर्णतः औद्योगिक रोबोट है जो किसके लिए डेडिकेटेड है भाई, इंडस्ट्रीज काम को सपोर्ट करने के लिए। इसका विकास अप्रैल 2017 में हुआ था, ये ज्यादा पुराना नहीं है। ये कब तैयार किया गया था, अप्रैल 2017। टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी टेल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन के पुणे स्थित कारखाने में यह रोबोट कार्यरत है और लगातार काम कर रहा है। रोबोट से हमें क्या मिलता है, एक्यूरेसी। सबसे बड़ी बात, रोबोट से हमें क्या मिल जाता है, एक्यूरेसी। अब देखिए मानव, मानव भी देखिए क्या है भाई, ये मानव क्या है बेटा, एक रोबोट है।
हर साल नए नए रोबोट्स के डिजाइन पॉपुलर होते हैं। नीचे आपको रश्मि रोबोट दिख रहा होगा और देखिए कितने प्यारे रोबोट से दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि साक्षात एक इंसान ही है, क्योंकि इंसान के रूप में मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था, तो ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी होते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं हर एक के बारे में। तो मानव रोबोट क्या है? यह भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है। ऐसे शब्द जब भी आए तो जरूर याद रखें कि वो रोबोट किस कैटेगरी का है। वो रोबोट इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ा हुआ है कि वो रोबोट ह्यूमनॉइड से जुड़ा हुआ है। तो आपको जो पीछे एक रोबोट दिखाई दे रहा है, ये सीधा सीधा क्या है? एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो किसकी प्रतिकृति दिखता है? हमें इंसानों की प्रतिकृति दिखता है। अब हम इसमें देखते हैं तो ये क्या है बेटा? ASEI प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान कंपनी ने दिवाकर वैश्य की सहायता से इसका विकास किया है। ये जो आपको ह्यूमनॉइड रोबोट दिख रहा है, ये वास्तव में किसके द्वारा तैयार किया गया था? दिवाकर वैश्य जी के द्वारा। ये किसके द्वारा तैयार किया गया है बेटा? दिवाकर वैश्य जी के द्वारा। और देखिए इसका टारगेट क्या है? प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान। क्योंकि प्रशिक्षण समय समय पर हमें अपने वर्कर्स को या एम्प्लॉइज को अलग अलग टास्क के लिए ट्रेनिंग देनी होती है, और उनकी ट्रेनिंग के सफल संचालन के लिए एक रोबोट को डिजाइन किया गया। कितना प्यारा लगता होगा ये रोबोट, कि आखिर ये रोबोट क्या कर रहा है। सोचिए इतने सारे इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं और उन्हें जो कॉमन टर्म्स हैं उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब कितना प्यारा लगता होगा। और इसका नाम ही क्या रखा गया है? सीधा सीधा इसका नाम ही क्या रख दिया गया है? मानव। क्योंकि ये बिल्कुल मानव ह्यूमनॉइड रोबोट है, तो उसी की तरह अपने एक्शंस को दिखाएगा। और इसका प्रिंसिपल टारगेट क्या होता है कि भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, और साथ में याद रखिए उनकी कुछ रिसर्च से जुड़े हुए कार्यों में ये रोबोट क्या करेगा? मदद। क्लियर? ये किस कंपनी के बेटा सहयोग से तैयार हुआ है? ASEI। किसने किया था भाई? दिवाकर वैश्य जी। अगला हम देखते हैं रश्मि रोबोट। आपने इसके बारे में कई बातें सुनी होंगी। भारत की पहली यथार्थवादी लिप सिंकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट है। मतलब एक ऐसा रोबोट है जो बेटा आपकी जो रोबोट की लैंग्वेज होती है ये उसके थ्रू काम कर सकता है। भारत की पहली यथार्थवादी रोबोट है और इसको डिजाइन किसने किया था? श्री रंजीत श्रीवास्तव जी। ये भी याद रखिए कि जो रश्मि रोबोट है इसे किसके द्वारा तैयार किया गया था? रंजीत श्रीवास्तव जी के द्वारा। यह 4 भाषाओं में बोलती है। सबसे बड़ी बात ये बेटा जो अपनी बात करती है, कम्युनिकेशन करती है, तो बाकायदा इसमें लिप्स की मूवमेंट होगी और ये भाषा को बोलेगी। देखो मैंने कई बार कहा था कि आपके जो रोबोट्स होते हैं एक तो उनकी आर्म्स काम करती है, भुजाएं काम करती हैं, और एक किसमें माहिर है? ये लिप्स में माहिर है, मतलब बोलने में माहिर है। ये आपसे बात करेगी और किसी एक भाषा में नहीं कर रही है। इसके अंदर कितनी इनबिल्ट भाषाएं रखी गई हैं? 4। अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और भोजपुरी। देखिए भाई 4 भाषाओं में बोलती है, तो ये काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि एक इंटेलिजेंट रोबोट है। और सबसे बड़ी बात कि पूरी दुनिया का पहला हिंदी भाषी रोबोट। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला हिंदी भाषी रोबोट कौन सा है जो हिंदी भाषा में बात करता है? तो याद रखिए रश्मि नाम का जो रोबोट बनाया गया है, जो ना केवल हिंदी बल्कि मराठी और भोजपुरी इन सभी लैंग्वेज, देखो इंग्लिश में तो कई आपके रोबोट्स पहले ही इजाद हो चुके थे, लेकिन ना केवल हिंदी, मराठी, भोजपुरी इन सभी भाषाओं के उपयोग करने वाला, इनके आवाज में बात करने वाला पहला रोबोट जो हमारे यहां बनाया गया वो कौन है? रश्मि। अभी आपको इनकी और डिटेलिंग भी मिलेगी आगे जाकर। अब आती है लक्ष्मी। देखिए कितने प्यारे प्यारे रोबोट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ब्रावो किसका था भाई? टाटा कंपनी का। फिर हमने देखा जो मानव बनाया गया ये बेटा प्राइवेट कंपनियों की तरफ से ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए बनाया गया था, मानव। अगला था रश्मि, पहला हिंदी भाषी रोबोट। और अब आपको मिलेगी लक्ष्मी। जाहिर सी बात है कि भाई इसके द्वारा आपके यूनियन बैंक पहली बार किसी बैंक में एक रोबोट की मदद ली गई। तो देखो भाई लक्ष्मी के नाम से ही याद रख सकते हो, लक्ष्मी मतलब पैसा। लक्ष्मी देवी जी की पूजा क्यों की जाती है? पैसों के लिए। और पैसे भाई आजकल कहां रखे जाते हैं? बैंकों में। पैसे कहां रखे जाते हैं? बैंक्स में। तो देखिए सबसे बड़ी बात हम इसके बारे में देखते हैं लक्ष्मी के बारे में। भारत की पहली बैंकिंग रोबोट पहली सिटी यूनियन बैंक, इसे याद रखिए कि जो तमिलनाडु में, जगह भी आपको याद रखनी है क्योंकि भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में जो पहली बार घटित हुआ है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है।
क्लियर। अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो जो लक्ष्मी रोबोट है हमारी भारत की पहली बैंकिंग रोबोट है, मतलब ये किस फील्ड से जुड़ी हुई है, तो ये बैंक की फील्ड से जुड़ी हुई है। और सिटी यूनियन बैंक तमिलनाडु, देखिए कितनी प्यारी बात इसमें जानकारी निकल के आती है कि जो हमारा तमिलनाडु है वहां के सिटी यूनियन बैंक में इसे स्थापित किया गया था कस्टमर्स की मदद करने के लिए। कितनी बड़ी बात है। तो याद रखिए भारत में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ रोबोट पहला कौन सा बन गया, लक्ष्मी। और इसे कहां पर इंस्टॉल किया गया, तो इसे किया गया तमिलनाडु में। और किस बैंक में किया गया, सिटी यूनियन बैंक में, लक्ष्मी नाम से। याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला आपको एक रोबोट दिखेगा जो उड़ने वाला रोबोट होगा। ये रोबोट कैसा होगा भैया, जो उड़ान पर जाएगा, जो उड़ेगा। जाहिर सी बात है कि इन्हीं को आप क्या बुलाते हो, ड्रोन, और कुछ नहीं है। आप जिन्हें ड्रोन्स बुलाते हैं, तो ड्रोन्स को भी क्या होते हैं, हम अपने मैनुअली कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जो ड्रोन्स हैं वो भी अपने आप में क्या है, एक उड़ता हुआ रोबोट। इसे हम स्पैम रोबोट भी बुलाते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई जो भीम है इसका विकास देश की सुरक्षा एवं आपदा एवं राहत कार्य करने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने स्वदेशी सुपर पावर ड्रोन का निर्माण किया गया था। तो देखो भाई इस ड्रोन का विकास प्रमुख रूप से जिस कार्य के लिए किया गया है, तो देखिए एक तो इसे सबसे पहले किसने तैयार किया। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो हमारे भारत के लिए बहुउद्देशीय भीम रोबोट है उसको किस संस्थान के द्वारा इजाद किया गया है, तो हमारी आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के द्वारा कौन सा रोबोट तैयार किया गया है, उड़ने वाला भीम रोबोट। और भीम रोबोट को बनाने का पर्पज क्या है, तो इसका पर्पज का आंसर मिलता है इधर कि भारत में एक तो सिक्योरिटी संबंधी मुद्दे को संभालने के लिए, दूसरा डिफेंस से जुड़ा हुआ, इमरजेंसी डिजास्टर से जुड़ा हुआ, और जब भी किसी देश में या किसी क्षेत्र में कोई आपदा घटित हो गई हो तो ऐसे में वहां पर राहत सामग्री पहुंचाने की सभी कुछ कार्यों में कौन मदद कर सकता है, हमारा भीम रोबोट। तो ये भारत का पहला बेटा स्वदेशी सुपर पावर ड्रोन है, क्योंकि ये अच्छे खासे कैरियर्स को हैंडल कर सकता है, अच्छा खासा वजन उठा सकता है। तो ये राहत में भी मदद करेगा, आपदा में भी मदद करेगा, और सुरक्षा संबंधी कोई मुद्दा भी आ गया तो ये उस काम में भी मदद करेगा। तो ये रोबोट कैसा हो गया, मल्टीपर्पज हमारा उड़ने वाला रोबोट या फ्लाइंग रोबोट। अगला हम देखते हैं पिक एंड प्लेस रोबोट। ये तो भाई नाम से ही क्लियर है, पिक एंड प्लेस रोबोट। ए पिक एंड प्लेस क्या करेगा, किसी चीज को उठाना और उसके सही स्थान पर पहुंचाना। पिक एंड प्लेस रोबोट, किसी चीज को पिक किया और उसे उसकी सही या उपयुक्त जगह पर पहुंचा दिया। तो ये रोबोटिक्स का कौन सा प्रोग्राम बन जाएगा, पिक एंड प्लेस। यदि हम इसके बारे में बात करते हैं, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड पीएसयू, चूंकि हमारे भारत में हम सभी जानते हैं कि कई नवरत्न महारत्न ऐसे हमारे सरकारी उद्यम होते हैं जिन पर सरकार का अभी भी नियंत्रण है। भले ही उसके नियंत्रण में सरकार कई सारे निवेश के मौके देती है, शेयर मार्केट में लिस्टेड करवाती है, लेकिन उस पर अभी भी ज्यादा नियंत्रण किसका है, सरकार का है। ज्यादा शेयर्स किसके पास है, सरकार के पास है। तो ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की हम बात करें तो भारत इलेक्ट्रिकल, याद रखिए भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है पिक एंड प्लेस रोबोट, जो प्रथम भारतीय उपक्रम के उत्पादन का उदाहरण है। याद रखिए सबसे बड़ी बात कि पहली बार किसी पीएसयू ने अपने यहां रोबोट्स को बढ़ावा दिया। तो बेटा जो पहली बार पीएसयू के द्वारा अपने यहां रोबोट को बढ़ावा दिया गया तो पहला कौन सा बनाया गया था, पिक एंड प्लेस। यदि आप गौर से इस डायग्राम में आप देख सकते हैं तो इसके अच्छे खासे आर्म्स होते हैं। तो हैवी इंस्ट्रूमेंट को उठाना, उसके करेक्ट जगह पर प्लेस करना, किसी चिप को रिप्लेस करना, ये सभी काम सफलता और एक्यूरेसी के साथ किस रोबोट के द्वारा तैयार किए जाते हैं, पिक एंड प्लेस रोबोट। एक किस संस्थान के द्वारा बनाया गया था, पहली बार भारत के किसी स्वदेशी उपक्रम पीएसयू भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड के द्वारा इसे तैयार किया गया था अपने स्वयं के कार्यों को आसान बनाने के लिए। इसके बाद अब हम स्विच करते हैं हमारे अगला, जो कुछ समय पहले काफी ज्यादा चर्चा में था, प्रज्ञान। जब भारत ने अपना चंद्रयान 2 लॉन्च किया था तब प्रज्ञान, विक्रम रोबोट, इनका हमेशा नाम चल रहा था। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या कहना है। तो भारत के अंतरिक्ष मिशन को गति देने के लिए इसरो द्वारा एआई पर आधारित एक रोबोट का विकास किया गया था जिसका नाम क्या था बेटा, प्रज्ञान। और इसका उपयोग किसमें किया गया था, चंद्रयान 2 मिशन में। देखो भाई चंद्रयान 2 मिशन अपने फाइनल स्टेज में आकर ये मिशन फेल हो गया था।
यदि आपने सुना होगा तो बिल्कुल आपने देखा होगा कि हमारे जो उस समय के सिवान हमारे बेटा इसका इसरो के प्रमुख थे, और जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो उनकी आंखों में आंसू थे, और वो तस्वीर पता नहीं क्यों भूलते नहीं है, क्योंकि वो तस्वीर ही कुछ ऐसी थी जब नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उन्हें गले लगाया गया और उनसे कहा गया कि आप चिंता ना करें, आप चंद्रयान 3 की तैयारी करें। तो भाई इतना प्रोत्साहन तो हमारे वैज्ञानिकों के लिए बनता है, क्योंकि वो भी तो अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय भारत को जो ऊंचाइयां मिलती हैं इन सब में अपना बेटा स्पेंड कर देते हैं, और बस जरा सी कुछ चूक हो जाए तो मिशन फेल हो जाता है। क्योंकि चंद्रयान 2 पृथ्वी से सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था और वो चंद्रमा की कक्षा में भी सही पहुंच गया था, और जहां पर उनका पेलोड विक्रम बेटा, चूंकि सैटेलाइट में क्या होता है कि जब भी हम रॉकेट लॉन्च करते हैं तो जो उसमें सबसे निचला चैम्बर होता है वो उसका क्या होती है, रॉकेट टेक्नोलॉजी, या सरल मामले में कहें तो इसे हम बुलाते हैं उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसका काम केवल और केवल पेलोड या उसके ऊपर जो नीति भार है उसे ले जाना होता है। तो उसने सफलतापूर्वक इधर से उसके लॉन्चिंग सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल था वो नीचे से सही ले गया, चंद्रमा की कक्षा में भी एंटर हो गया। अब क्या है कि उसकी रॉकेट वाले पार्ट्स को हटना था और उसमें से जो हमारा विक्रम पूरा का पूरा पेलोड था उसे नीचे लैंड करना था। वो नीचे लैंड होगा, वो खुल जाएगा, तब उसमें से रोबोट निकलना था प्रज्ञान। लेकिन हुआ क्या कि विक्रम सफलतापूर्वक अलग हो गया, और विक्रम जैसे ही चंद्रमा के धरातल को टच किया कुछ जरा सी एक बारीकी चूक हो गई, और वहीं पर लेकिन तब तक वो अपने सिग्नल्स भेज चुका था, तो विक्रम की लैंडिंग तो सक्सेसफुल हो गई थी, लेकिन प्रज्ञान खुल नहीं पाया सही तरीके से, और हमारे वहां से सिग्नल मिलने आना हो गए बंद। हालांकि कुछ समय तक तो सिग्नल आते रहे, लेकिन जिस मेन पर्पज के लिए उसे तैयार किया गया था, क्योंकि जो प्रज्ञान रोबोट था वो AI बेस्ड था, वो खुद अपने ऑटोमेटिक प्रोसेस के आधार पर वहां मिट्टियों के कलेक्शन, कैमरा कलेक्शन, आसपास की दुनिया कैसी है, तो चंद्रयान 2 का एक बहुत बड़ी जो जरूरत थी वो था इस प्रज्ञान का सफलतापूर्वक अपने कार्यों को संचालित करना। लेकिन जरा सी चूक हुई और चंद्रयान 2 मिशन हो गया हमारा फेल। याद रखिए कि हमारे इसरो के द्वारा इसे डिजाइन करवाया गया था, और प्रज्ञान एक बहुत ही शानदार रोबोट था जो AI बेस्ड था, और स्पेशली किसके लिए डिजाइन किया गया था, चंद्रयान 2 मिशन के लिए। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे चतुर रोबोट। अब तो जाहिर सी बात है कि नाम ही ऐसा है कि हमें भी लगेगा कि भाई ये तो चतुर रोबोट होगा। तो देखिए किन 2 संस्थानों ने इसे मिलकर तैयार किया है। कुछ ही देर पहले हमने केयर की बात की थी, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा DRDO। तो दोनों ने एक साथ मिलकर एक दृश्य सेंसर वाला रोबोट तैयार किया है, जो अपने आंखों या फिर कहें कि बेटा जो सेंसर्स उसमें लगे हुए हैं उन सेंसर के माध्यम से तरह तरह की चीजों पर नजर रखता है, उनका एनालिसिस करता है, और एक बहुत शानदार AI का इसमें इस्तेमाल किया गया है, और उन सेंसर्स के आधार पर ये अपना रिस्पांस बताता है, प्रतिक्रिया बताता है कि भाई सामने ऐसा नजारा है, इसमें क्या रिस्पांस करना है, क्या नहीं करना है। तो दोनों संस्थानों की मदद हो जाती है, एक तो DRDO की और दूसरा केयर की, और दोनों के टारगेट्स हो जाते हैं पूरे। अगला है मित्र रोबोट। क्या है कि मित्र रोबोट भी हमेशा चर्चा में रहा, क्योंकि भाई ये भी हमारा कैसा था, शायद मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं यार, लेकिन शायद नरेंद्र मोदी जी से कन्वर्जेशन की थी इस रोबोट ने, क्योंकि एक बहुत ही प्यारा ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो देखिए मित्र रोबोट निजी कंपनी इन्वेंटो रोबोटिक्स द्वारा एक प्राइवेट संस्थान के द्वारा बनाया गया था, और इस प्राइवेट संस्थान का नाम क्या था, इन्वेंटो रोबोटिक्स द्वारा किया गया था। ये ह्यूमनॉइड रोबोट की तरह 5 फीट हाइट का रोबोट है, और बिल्कुल एक कन्वर्जेशन करता है, बड़ा ही प्यारा कन्वर्सेशन, और इसका नाम क्या रखा गया था भाई, मित्र रोबोट। अभी इसकी और डिटेल जानकारी अभी बेटा चार्ट के रूप में हम सब पर चर्चा करेंगे। अगला आता है भाई व्योम मित्र। अगला देखिए व्योम मित्र रोबोट आपको दिख रहा होगा, क्योंकि व्योम बेटा क्या है, हमारे भारत का अंतरिक्ष यात्रा वाला रोबोट है। तो चलिए देखते हैं अंतरिक्ष में मित्र। व्योम का मतलब क्या है, अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष में ऐसा रोबोट जो हमारी मदद करेगा, तो इसका पूरा नाम ही क्या हो गया, व्योम मित्र रोबोट। इसके बारे में पढ़ते हैं। व्योम मित्र का अर्थ है व्योम प्लस मित्र, जिसे इसरो के द्वारा अर्धमानवीय महिला रोबोट के रूप में विकास किया गया है। ये 23 जनवरी 2020 को ये पूरे दुनिया के सामने लॉन्च किया गया, और अंतरिक्ष में गगनयान यात्रियों की सहायता हेतु प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान में। देखिए पूरी बात आपको समझाता हूं। क्या है,
कि भारत ने 2023 के लिए एक स्पेशली मिशन लॉन्च करने वाला है हमारा इसरो, और वो कौन सा है? मिशन गगनयान। क्योंकि अभी तक भारत अंतरिक्ष में कई सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। इसरो लगातार इसमें नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। हम चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, हम मंगल मिशन कामयाब कर चुके हैं, लेकिन अभी एक जो हमारे लिए सफलता का आयाम बचा रह गया है वो है मानव को अंतरिक्ष में भेजना। क्योंकि चाइना अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेज चुका है, रसिया भेज चुका है, अमेरिका भेज चुका है, यूरोपियन एजेंसी भेज चुकी है, लेकिन इसरो के हाथ में अभी तक ये सफलता हाथ नहीं आई है कि वो अंतरिक्ष यात्रियों को अपने दम पर ऊपर भेजे। और भारत ने इसी के लिए पूरा का पूरा प्लान कर रखा है 2023 में कि वो अपने रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रियों को ऊपर भेजेगा और उन्हें सफलतापूर्वक वापस लेकर आएगा। क्योंकि अंतरिक्ष मिशन जितने भी होते हैं जिनमें एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं या अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, तो उसमें सफलतापूर्वक संचालन के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो आपका रॉकेट पेलोड को सही कक्षा में स्थापित कर सके, और उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि उस पेलोड को दोबारा सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस ला सके। क्योंकि यदि पेलोड गलत कक्षा में पहुंच गया तो भाई अनंत काल तक के लिए अब वो परिक्रमा लगाता रहेगा। और दूसरी सफलतापूर्वक संचालन के लिए क्या जरूरी है कि भाई जिस कक्षा में वो पहुंचा है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स जीवित प्राणी है और उन्हें वापस पृथ्वी पर लेकर आना है। याद रखिए 1957 में रूस ने पहली बार लाइका नामक फीमेल डॉग को सबसे पहली बार स्पेस में भेजा था और उसे वापस लेकर नहीं आए थे। लेकिन जब यूरी गागरिन पहली बार स्पेस में गए थे तो वो स्पेस में गए थे और लौट के भी आए थे। एक कब की बात हो रही है? 1960 के दशक की। लेकिन इतने सालों बाद इसरो ने धीमे धीमे अपने स्टेप को आगे बढ़ाया, और नो डाउट अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के मार्केट के क्षेत्र में इसरो ने अपना झंडा गाड़ रखा है और इसरो इस पर निरंतर बुलंदियां हासिल कर रहा है। लेकिन जो अभी तक एक हमारे पास सबसे जरूरी मिशन है वो अभी तक बचा हुआ है कि एस्ट्रोनॉट्स को, अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक पहुंचाना और उन्हें वापस लेकर आना। अंतरिक्ष यात्रियों को जब हम सफलतापूर्वक ऊपर पहुंचाएंगे और वापस लेकर आएंगे तो इसी का नाम है मिशन गगनयान। और मिशन गगनयान में एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग के लिए, उनको आगे मदद करने के लिए, या हो सकता है कि भविष्य में प्रोजेक्ट करें तो इस रोबोट्स को भी हम उनके साथ में पहुंचा दें। तो भाई ये कौन सा है? हमारा ये रोबोट जो उस मिशन गगनयान के लिए स्पेशली बनाया गया है वो कौन सा है? व्योममित्र। स्पेशली किसके लिए टारगेट किया गया है? हमारे मिशन गगनयान को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। अगला देखिए गरुड़। आपको गरुड़ दिख रहा होगा बेटा, ये आपके सामने है। और वास्तव में गरुड़ क्या है बेटा? हमारे भारत में सेंटर फॉर, फिर वही आ गया, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक ऑर्गेनाइजेशन की प्रयोगशाला में निर्मित रोबोट है। इसका उपयोग हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो हमारे भारत के डिफेंस के लिए हेलीकॉप्टर्स तैयार करता है, उस संस्थान की मदद के लिए कैरो संस्थान के द्वारा क्या तैयार किया गया है? गरुड़ रोबोट। अगला हम देखते हैं कैपीबोट। गरुड़ चूंकि उड़ने में सक्षम होता है बेटा, याद रखिए। कैपीबोट भारत का प्रथम पुलिस अधिकारी रोबोट है और ये कहां पर लॉन्च हुआ था? केरल। मतलब देखिए एक रोबोट को हम क्या दर्जा दे रहे हैं? एक पुलिस अधिकारी का। याद रखिए एक कॉप के रूप में, एक पुलिस के नॉर्मल व्यक्ति के रूप में सहायता देने के लिए सबसे पहली बार किसने तैयार किया था? हैदराबाद ने, जो उनके यातायात में भी मदद कर रहा है, सुरक्षा में भी काम आ रहा है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि केरल इससे एक कदम आगे बढ़ता है और एक पुलिस अधिकारी के रूप में उपमा देते हुए एक स्मार्ट रोबोट का निर्माण किया गया है, और वो स्मार्ट रोबोट का नाम क्या है? कैपीबोट। एक किसकी मदद करेगा? केरल पुलिस की। लेकिन इसे अधिकारी की तरह एक एआई बेस्ड रोबोट है जो कई मामलों में डिसीजन देने में भी मदद करता है, और ये बहुत बड़ी बात है। और ये किस राज्य के द्वारा बनाया गया था? भाई केरल। अब हम देखते हैं रोबोकॉप। शायद यदि आप इंदौर में रहे होंगे तो आपने रोबोकॉप जरूर देखा होगा, क्योंकि इंदौर में एक चौराहे पर इस रोबोकॉप को पूरा डिजाइन किया है। और आपने देखा होगा कि ये हाथ ऐसे ओपन करता है, सिग्नल्स को रोकता है, रेड करता है, और शायद इसको रोबोट चौराहा भी नाम दिया गया है। तो चलिए भाई इसकी हम बात करते हैं। रोबोकॉप मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में देश का पहला और विश्व में अफ्रीका के बाद दूसरा, इंदौर शहर में भाई देश का पहला
एक बहुत शानदार, इसकी लंबाई भी अच्छी खासी रखी गई है, दूर से ही चौराहे पर दिख जाती है। तो देखिए जब हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में देश का पहला और अफ्रीका के बाद दूसरा बेटा, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात करें तो दूसरा रोबोट है जो ट्रैफिक में मदद करेगा, पुलिस की मदद करेगा। और बेटा मध्य प्रदेश, पूरे देश की बात करें तो इंस्टॉल किया गया है, चौराहे पर आप जाकर इसे देख सकते हैं। तो ये ट्रैफिक रोबोट लगाया गया है जिसका निर्माण 2017 में, क्योंकि हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई ये जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। 2017 में श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर राहुल तिवारी और अनिरुद्ध शर्मा, याद रखिए इसकी डिजाइन को पूरा तैयार किसके द्वारा किया गया, तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब आईआईटी के द्वारा, श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर राहुल तिवारी और अनिरुद्ध शर्मा जी के द्वारा 2017 में इसे तैयार किया गया। इसे इंदौर शहर के बर्फानी धाम क्षेत्र MR9 पर स्थापित किया गया है। यह अपने ऊपरी हिस्से को, ये जो इसका अपर पार्ट है ये वाला, और इसके थ्रू ये रोटेट कर जाता है, सिग्नल्स को रोकता है और आपको जाने की परमिशन देता है। यह अपने ऊपरी हिस्से को घुमाकर 360 डिग्री घुमा सकता है। रेड लाइट रिलेशन डिटेक्शन का प्रयोग करके ट्रैफिक उल्लंघन के मामले में पुलिस नियंत्रण कक्ष के साथ संवाद करने के अलावा ई चालान भी जारी कर सकता है। तो ये क्या कर रहा है कि केवल सिग्नल ही नहीं दे रहा है भैया, पुलिस वालों से कम्युनिकेशन भी कर रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, ट्रैफिक में जल्दी आ जाओ, ये काम भी कर रहा है। और साथ में यदि पुलिस वाले प्रॉपर नजर रखें तो ये जो ट्रैफिक का उल्लंघन कर रहे हैं, वायोलेशन कर रहे हैं, उनके घर पर ई चालान तक पहुंचा सकता है भैया, क्योंकि एआई बेस्ड रोबोट है। तो ये पुलिस की एक नहीं कई कार्यों में मदद कर रहा है और ये पूरे भारत का प्रथम रोबोट है जो ट्रैफिक के लिए डायरेक्ट इंस्टॉल किया गया है और ट्रैफिक को डायरेक्ट कंट्रोल कर सकता है। अगला अब हम देखते हैं जोसेफ एफ एल्बर्ग। देखिए बेटा, अब इसमें से कुछ हमारे सामने जो जानकारी आएगी, ये जानकारी किससे जुड़ी हुई है, हमारे लिए मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे लिए रोबोटिक्स की दुनिया में जानना बहुत ही जरूरी है। जोसेफ एफ एल्गरबर्ग, जोसेफ एफ एल्गरबर्ग को हम देखते हैं तो याद रखिए रोबोटिक्स का जनक माना जाता है, क्योंकि दुनिया के सामने वास्तविक समय में जो अभी जो रोबोट पेश किए जाते हैं इनको लेकर जो एक प्रॉपर रोबोट तैयार किया गया था तो वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, जोसेफ एफ एल्गरबर्ग के द्वारा। और याद रखिए इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, रोबोटिक्स के फादर। तो यदि आपसे पूछा जाए कि वास्तव में फादर ऑफ रोबोटिक्स या रोबोटिक्स ब्रांच के जनक किसे हम कहेंगे तो वो कौन है, जोसेफ एफ एल्गरबर्ग, क्योंकि इन्होंने एडवांस फॉर्म में, याद रखिए क्योंकि इन्होंने क्या किया था बेटा, एडवांस जो रोबोट्स होते हैं उनको विकास किया और इनके विकास के कारण ही आधुनिक रोबोट हमें नजर आते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं 1926 में, देखिए किस जमाने की बात चल रही है, 1926, काफी पहले वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने टेलीबॉक्स नाम का एक रोबोट बनाया था, जो कि इनके सहयोग से बेटा याद रखिए आगे जाकर हम देखते हैं तो वेस्टिंग हाउस कॉर्पोरेशन के द्वारा टेलबॉक्स नामक पहला रोबोट डिजाइन किया गया था जो एडवांस फॉर्म में था। और पहले एडवांस फॉर्म में तैयार करने का काम किस संस्थान के द्वारा किया गया, वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। इसके बाद वहीं हम देखते हैं बेटा कि 1928 में 2 साल बाद जापान ने अपना प्रथम रोबोट गकु तेंसुरु, याद रखिए नाम थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है लेने में ही, गकु तेंसुरु नाम का बेटा डिजाइन पहली बार बनवाया। और याद रखा डिजाइन मकारू निशिमुरा ने बनवाया। ये थे बेटा जिन्होंने आधुनिक जापान, चूंकि याद रखिए जापान, चाइना, हांगकांग, ये तीनों ही बेटा वर्ल्ड में रोबोट उत्पादन में काफी आगे, इधर तक कि ताइवान भी इस क्षेत्र में काफी आगे है। तो ऐसे क्षेत्र में याद रखिए जापान ने जो अपना खुद का पहला रोबोट तैयार किया वो किस नाम से था, गकु तेंसुरु नाम से। और ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो ये डिजाइन किया गया था मकारू निशिमुरा। इसके बाद अब हम देखते हैं 1930, 1939 और 1940 के विश्व मेले प्रदर्शन के लिए WEC ने, वर्ल्ड इलेक्ट्रिक काउंसिल ने एक ह्यूमैनॉइड रोबोट तैयार किया था। याद रखिए सबसे पहली बार मानव सदृश या मानव के सदृश दिखने वाले जो रोबोट का प्रदर्शन चालू हुआ था तो वह सबसे पहले हमें कब देखने को मिलता है, 1930, 1939 एवं 1940।
इसके बाद क्या हुआ कि हमें इन चीजों पर थोड़ा सा अंकुश देखने को मिला, और अंकुश दिखने का कारण था क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो गया था। तो फिर वर्ल्ड इलेक्ट्रिक फोरम बेटा, ये सब जो मेले आयोजित होते थे ये सब बंद हो गए, क्योंकि दुनिया किस में उलझ चुकी थी भाई, वर्ल्ड वार में। तो उसके बाद ये प्रदर्शन तो नहीं हुए, और इन प्रदर्शनों के बाद जब दुनिया आगे बढ़ती है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं स्पेस की तरफ सभी का ध्यान किस दिशा की ओर चला गया, स्पेस की तरफ। तो इन चीजों में थोड़ा सा अंकुश आया, और फिर हम इसकी जब नई दुनिया में प्रारूप देखते हैं तो वह प्रारूप हमें किस रूप में मिलता है, ड्रोन के रूप में। तो भाई देखो क्या होता है कि आपके कई से BMW कार हो गई, मर्सिडीज कार हो गई, इन कार की फैक्ट्रीज में आप देखेंगे तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वहां सब कुछ रोबोट्स आर्म्स कर रही हैं। आप कई बार टीवी में ऐड देखते हैं कि ये नट कस दिया, जैसे कि आप लोगों ने आयरन मैन मूवी देखी होगी, तो आयरन मैन में जब आयरन मैन अपना सूट पहनता है तो उसके सूट को उतारने का काम, उसे पहनाने का काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो वो मशीन भी अपने आप में क्या है, एक रोबोट्स ही तो है, क्योंकि रोबोट्स जो आपके कार्यों को आसान बना रहा है। और जो ह्यूमनाइड रोबोट थे, जो इंसान की तरह दिखते थे, इंसान के सदृश थोड़ी बात करने की कोशिश करते थे, तो इनका प्रदर्शन हमें कब देखने को मिलता है, 1930, 39 और 40 में विश्व मेले के प्रदर्शन में। अब हम देखते हैं 1973 में जर्मनी ने फिलुम्यूलस नामक 360 डिग्री पर घूमने वाला रोबोट बनाया। क्योंकि रोबोट की जो स्टार्टिंग की टेक्नोलॉजी थी वो बड़ी सिंपल सी थी। सिंपल कैसी होती थी कि भाई रोबोट सीधा सीधा मूव करते थे, लिमिटेड कामों को कर सकते थे। लेकिन ऐसे में जर्मनी के द्वारा 360 डिग्री जो अचानक पूरा घूम सकता है, ऐसा तैयार किया गया था पहला रोबोट, जिसका नाम क्या था, फिलुम्यूलस। अगला हम देखते हैं विश्व का पहला रोबोट पुलिस, रोबोकॉप। ये रोबोकॉम नहीं बेटा, रोबोकॉप है, को दुबई पुलिस बल में शामिल किया। देखिए पहली बार पूरी दुनिया में पहली बार रोबोट को एक पुलिस में बाकायदा शामिल किया गया था। तो हमने इसमें देखा था कि केरल में तो अधिकारी बना था, हैदराबाद में एक कॉप के रूप में शामिल किया गया। तो ये तो राज्यों की बात हो गई, भारत की बात करें तो ये भी पीछे क्यों, पहली बार एक रोबोट को पुलिस के रूप में समर्थन के लिए, साथ देने के लिए एक कलीग के तौर पर शामिल किया। तो ऐसा करने वाला दुबई था, याद रखिए, ऐसा करने वाला देश सबसे पहला कौन था, दुबई, जिसने रोबोट को अपने पुलिस बल में शामिल किया था। इसके बाद हम देखते हैं 1954 में जॉर्ज डेबोल ने वर्ल्ड के पहले प्रोग्रामेबल रोबोट का आविष्कार किया। साथ ही एक शब्द यूनिवर्सल ऑटोमेशन भी आया, कुछ वक्त बाद उसे छोटा कर यूनिमेशन नाम कर दिया गया, और यही दुनिया की पहली रोबोट बनाने वाली कंपनी बनी। याद रखिए पहली बार एक कंपनी के रूप में बड़े आकार में, क्योंकि रोबोट अभी तक कहां चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल के स्तर पर। कंपनियां केवल एक्सपेरिमेंटल के तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड पहली कंपनी जो आज भी काफी ज्यादा रोबोट्स बनाती है, वो पहली कंपनी कौन थी, यूनिमेशन। और ये यूनिमेशन बेटा याद रखिए जॉर्ज डेबोल के द्वारा पहले प्रोग्राम रोबोट का आविष्कार किया गया था। प्रोग्रामेबल का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम डिजिटल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। पहले के रोबोट क्या होते थे कि केवल उसमें जितना एक नॉर्मल टास्क भर दिया गया, केवल वो उसी काम को करते थे। लेकिन अब हम उनमें डिजिटलाइजेशन कर दिया है, हम उसमें लैंग्वेज इंस्टॉल कर रहे हैं। तो याद रखिए ऐसा पहली बार किसने किया था, जॉर्ज डेबोल ने। तो जॉर्ज डेबोल ने वर्ल्ड के पहले प्रोग्रामेबल रोबोट को आविष्कार किया। साथ ही एक शब्द यूनिवर्सल ऑटोमेशन भी आ गया, और इसी के बाद उन्होंने याद रखिए लैंग्वेज के रूप में एक नया शब्द भी आ गया, यूनिवर्सल ऑटोमेशन, और दोनों को जोड़ दिया, तब बन गई यूनिमेशन, दुनिया की वर्ल्ड वाइड पहली कंपनी जो क्या बनाएगी भाई, रोबोट्स। इसके बाद हम देखते हैं कि 1978 में द प्यूमा, देखिए भाई प्यूमा नाम से क्वेश्चन आया था हमारे पीएससी में, और तब कई लोगों को समझ में ही नहीं आया था कि है क्या। तो याद रखिए जो प्यूमा है, असेंबली यूनिवर्सल प्रोग्राम फॉर असेंबली, इसकी चूंकि असेंबली बेटा लैंग्वेज होती है रोबोटिक्स की दुनिया की, रोबोट को यूनिमेशन द्वारा जनरल मोटर्स के डिजाइन समर्थन के लिए विकसित किया गया था। तो जो प्यूमा रोबोट था एक किसके द्वारा तैयार किया गया था, यूनिमेशन कंपनी के द्वारा, और किसके लिए तैयार किया गया था, जनरल मोटर्स, जिस कंपनी की हमारे यहाँ एम्बेसडर कार्स वगैरह आती हैं उनके लिए तैयार किया गया था, समर के डिजाइन समर्थन के साथ विकसित किया गया था। तो याद रखिए प्यूमा क्या है बेटा, असेंबली यूनिवर्सल प्रोग्राम फॉर असेंबली लैंग्वेज। एक प्रकार से रोबोटिक्स की लैंग्वेज होती है जिससे हम उन्हें आसान इंस्टॉल कर सकें और थोड़े एआई के इनपुट के आधार पर वो अपने आउटपुट भी दे सके।
अब हम इसके बाद देखते हैं तो सैकी नाम से 1966 से 1972 में एसआरआई कंपनी ने वाहन चलाने वाले रोबोट्स का निर्माण किया। देखिए भाई, एसआरआई कंपनी ने किस नाम से बनाए? सैकी नाम से। और जो सैकी नाम से रोबोट्स बनाए गए थे इस कार्य में सक्षम थे कि आपकी गाड़ी को ड्राइव कर सके। सोचो इसमें इंटेलिजेंस लेवल किस स्तर तक का होगा। एक्चुअल में ये क्या करते हैं कि इनमें आंखों में या किसी भी पार्ट में सेंसर्स लगे होते हैं जिससे विजिबल लाइट को कैच कर सकते हैं कि आगे कोई टारगेट है, उसकी चौड़ाई कितनी है और हमें कितनी साइड लेकर उससे आगे निकलना है। तो भाई पहली बार ऑटोमेटिक गाड़ियों को चलाने के लिए जो रोबोट्स डिजाइन किए गए थे वो किस कंपनी ने किए थे? एसआरआई कंपनी ने। और भाई एक कौन था? सैकी के नाम से। हालांकि ये प्रोजेक्ट कई बार असल में जब रोड पर आया तो ये फेल होता गया क्योंकि एकदम एक्यूरेसी हमें नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं रोबोट निर्माण की पहली कंपनी यूनिमेशन ने बाबोट फर्स्ट का निर्माण किया। यह पूर्ण मानव सदृश रोबोट है। पहली बार एक इंसान जैसा दिखने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट भी किस कंपनी, चूंकि हम देखते हैं कि बार बार इसी कंपनी ने रोबोटिक्स के क्षेत्र में काफी कार्य किया है, तो यूनिमेशन ने जो पहला ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया था वो किस नाम से था बेटा? बाबोट के नाम से। कब हुआ था? 1972। चलिए भाई, अब आपकी ये आखिरी स्लाइड थी। तो भाई रोबोटिक्स की पूरी जानकारी अब मैं दे चुका हूं और अब जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपको क्या मिलेंगे? बहुत ही प्यारे एमसीक्यू, क्योंकि हो सकता है कोई जानकारी जो आपकी हमारे इस सेशन में छूट भी गई होगी तो वो एमसीक्यू के माध्यम से कवर हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। रवि सर अब आपसे अलविदा लेते हैं। अपनी पढ़ाई को ऐसे ही करते रहिए और हमारे सीएमसी सिविल सर्विसेज चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।